हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम किस नंबर वन शुभम क्लासेस में। जो बच्चे क्लास 12 के मौजूद हैं, अगर वो आज चैप्टर 7 रिवीजन करना चाहते हैं तो हो जाइए तैयार कॉपी पेन के साथ। आज की क्लास में हम चैप्टर 7 की बात करेंगे, जिससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अगर इस चैप्टर को आप अच्छे समझ लिए तो 5 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे, अगर मेरी छोटी छोटी बातों को ध्यान देंगे तो आज की रिवीजन क्लास में अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। जैसा कि क्लास 12 केमिस्ट्री के लिए बात हो रही है, तो 2016, 17, 18 और 19 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें लिया गया है। अगर आपके पास अनसॉल्व या क्वेश्चन बैंक नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं, आप आज की टॉपिक को देखिए और इस चैप्टर को अच्छे समझिए। आइए इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चला जाए। और सबसे पहले आप जानते हो मेरा नेचर, हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन से। आखिर किसी भी चैप्टर में इंटर करने से पहले उस छोटी पॉइंट को समझिए जहां से हम चीज को स्टार्ट करते हैं। तो पहली टॉपिक क्या है बेटा? परिचय। किसका परिचय? डी और एफ ब्लॉक। जैसा कि दो टॉपिक है, एक डी ब्लॉक और एक एफ ब्लॉक। जैसा कि डी ब्लॉक की नाम आते ही तुरंत आपको याद आता है संक्रमण धातु या संक्रमण तत्व। वे तत्व जो अपनी उपस्थिति से किसी अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर दे। परिवर्तित करने का मतलब या तो दर को बढ़ा दे और या तो दर को क्या कर दे? कम कर दे। तो ऐसी अभिक्रिया को ही कहते हैं क्या? परिवर्तित अभिक्रिया। और जिसमें तत्व सम्मिलित होता है जिसका नाम है संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक के तत्व वे तत्व जिनकी अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d उपकोष में भरा जाता है, डी ब्लॉक के तत्व आते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल जानते हो तो आप पाओगे कि लगभग इस शेप का पीरियोडिक टेबल होता है। ये एस ब्लॉक, यही वाला जो डी ब्लॉक, यहां से यहां पी ब्लॉक, और नीचे वाला जो होता है वो एफ ब्लॉक होता है। तो नीचे की अगर हम बात करें तो एफ ब्लॉक को छोड़ दे तो एफ ब्लॉक को कहा जाता है अंतःसंक्रमण तत्व। मतलब वो इस तत्व से भी ज्यादा सक्रिय होते हैं। पीरियोडिक टेबल में 3 से लेकर 12 तक के नंबर, मतलब यहां 3 से लेकर 12 तक का जो ग्रुप होता है वो कहलाता है क्या? डी ब्लॉक का वर्ग। अगर हम बात करें संक्रमण तत्व की तो 21 से 30 तक का एक छोटा सा फंडा है, आप इसको याद कर लीजिएगा जरूर, जो ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते उत्प्रेरक में। किसमें? उत्प्रेरक में। याद करिए, साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे फ्राइडे को कहीं नहीं क्यों जाते। साइंस स्कैडियम, टीचर टीआई टाइटेनियम, विपिन वी वैनेडियम, कृपलानी क्रोमियम, मंडे एमएन मैग्नीज, फ्राइडे आयरन, कोबाल्ट, नहीं निकिल, क्यों कॉपर जाते। ये 21 से 30 तक के तत्व है जो संक्रमण तत्व में आते हैं, और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर जो उत्प्रेरक में भी लिया जाता है। उसके बाद अगर एफ ब्लॉक की पहचान की बात करें, इन्हें ज्यादातर उत्प्रेरक तत्व भी कहते हैं। तो वे तत्व जिनके विभेदी इलेक्ट्रॉन n-2f उपकोष में भरा जाता है, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इस ब्लॉक से लैंथेनाइड, याद रखिएगा,
ये जो नीचे वाला 2 श्रेणी था ना, 1 और 2, तो एक को लैंथेनाइट और दूसरे को नाम दिया गया क्या, एक्टिनाइट। 2 श्रेणियों में भरा जाता है और ए ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद करेंगे तो आपको याद आएगा आप-बाऊ का नियम। आप-बाऊ के नियमानुसार क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये 1 से 30 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसको आप कॉपी कर लीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइएगा। ओके, अगर क्लियर है तो यस सर में आंसर दीजिए। आगे चला जाए। चलिए हम आगे बढ़े ना, यहां तक हम मान के चले हमारे बच्चों का क्लियर है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, अगर कोई डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। जैसा कि एक और टॉपिक आती है, ये 2016-2018 का क्वेश्चन था, इसीलिए यहां लिखे हैं। ये 2016 में पूछा गया था, ये 2018 में पूछा गया था कि लैंथेनाइट संकुचन किसे कहते हैं। तो कहा गया LA से LU मतलब 5771 तक के आयनिक त्रिज्याओं में निरंतर कमी होने वाले को लैंथेनाइट संकुचन कहते हैं। इस संकुचन के कारण 4D व 5D के संक्रमण तत्वों के आकार में क्या आती है, समानता आ जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है लैंथेनाइट संकुचन। अगर लैंथेनाइट की बात करेंगे तो आवर्त 6 का ये भाग है। उसी तरह एक्टिनाइट संकुचन, थोरियम इतना से Lr इतना, अगर आप पाओगे तो 90 पे या 103 पे। अगर कोई आपसे पूछे कि लैंथेनाइट श्रेणी कहां से स्टार्ट है, तो आप बच्चों याद रखिएगा कि 57 से 71 तक। और अगर कोई आपसे पूछे एक्टिनाइट श्रेणी कहां से है, तो याद रखिएगा बच्चों, किसी किसी बुक में 89 से होगा या किसी किसी बुक में 90 से होगा, 103 तक। आयनिक त्रिज्याओं में निरंतर कमी होने को एक्टिनाइट संकुचन कहते हैं। यह 5f इलेक्ट्रॉन के नाभिकीय आवेश के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण क्या होता है, बनता है। चलिए कॉपी करिए। अगर क्लियर है तो यस सर में आंसर दीजिए। अगर कोई डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइएगा। आगे बढ़े ना, आते हम लोग का जो क्रम है 5 नंबर का, पहले बहुविकल्पी, फिर अति लघु, फिर लघु, फिर विस्तृत। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं बहुविकल्पी पे। जैसा कि आप देख पा रहे बोर्ड पे बहुविकल्पी प्रश्न है जो औसतन 1 नंबर में पूछा जाता है। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये, संक्रमण तत्वों में 4D श्रेणी का तत्व। अब संक्रमण तत्व मतलब डी ब्लॉक, 4D श्रेणी मतलब आपको करना होगा क्या, नियम आप भाव का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 और 5p6। ये लगभग 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38
10 48 6 54, मतलब 54 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। आप इनकी सहायता से 54 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। हमसे बोला है 4D, तो 38 10 48, मतलब इसके बीच में कौन 47, 30 तो आएगा नहीं, 30 पहले ही, 37 वैसी, तो इसका बेस्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, क्या रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में विद्यमान होते हैं क्या, क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। रंगीन आयनों का निर्माण तभी होता है जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। बताइए, 2 नंबर आपके हो गए, आगे बढ़ा जाए। याद हो रहा है ना अच्छे से। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए भाई तीसरा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं, एक संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने के लिए, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है आपके सामने, एक संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन युग्म मुक्त होगा। हमें संक्रमण अवस्था चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन को मुक्त करिएगा, तो क्या निकलेगा, NS प्लस N-1D। इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा NS प्लस N-1D। ओके, आइए आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 4, संक्रमण धातु जो परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था नहीं प्रदर्शित कर, देखिए अपवाद है, फंडा याद रखिएगा, क्या सभी संक्रमण धातुएं ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है केवल जिंक को छोड़कर। कॉपी कर लीजिए बेटा, ठीक है, तो क्या हो गया इसका ऑप्शन, जिंक। 4 नंबर हो गए आपके तैयार। 5वां कह रहा है निम्न तत्वों में लैंथेनाइड तत्व है। अब 2 श्रेणी थी, एक लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, तो हमसे लैंथेनाइड पूछा, मतलब जहां से स्टार्ट होगा, तो कौन CE, ये आता है बेटा 58 पर। तो आपको बताए थे लेंथेनाइड के लिए कहां से कहां, 57 से 71, तो सेलेनियम उसी में आता है। अगर यहां तक क्लियर है तो आप यस सर में आंसर दीजिए, तो हम लोग आगे चलें। अगर कोई डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइएगा बेटा मैसेज करके। आगे चला जाए, हो गया, यस सर में दीजिए आंसर। चलिए हम लोग बहुविकल्पी के बाद चलते हैं अति लघु पे। अति लघु क्या कह रहे हैं, संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, ये अति लघु आ गया आपका नंबर 1, है ना, क्या है, कौन सा है भाई, संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्यों। जल्दी से कॉपी ओपन करिए।
सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका उत्तर ये बगल में ही लिख देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। तो धात्विक लक्षण प्रदर्शित करने के लिए क्या चाहिए, तो लिखिए, इतना लिख लेंगे, संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनकी आयनन ऊर्जा निम्न होती है एवं इनके बाह्यतम कोश में रिक्त स्थान अधिकतम होता है। कॉपी करिए बेटा, क्या कहा गया, यही कारक इनमें धात्विक आबंध को प्रदर्शित करता है। एकदम आराम से कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, बाद में कर लीजिएगा। दूसरा कह रहा है कि विलयन में कॉपर आयन रंगहीन तथा कॉपर प्लस आयन रंगीन होता है क्यों। तो पहले नंबर 1 कॉपी करिए, फिर हम आते हैं नंबर 2 पे। कॉपी करिए बेटा। अब जैसा कि एक एमसीक्यू का क्वेश्चन था कि रंगीन का मतलब जरूर उसमें क्या आएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विलयन में कॉपर की। तो आपको याद आएगा कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह 29 पे होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये अपवाद है, 4s1 और 3d10। लेकिन हमसे कह दिया Cu+। अब Cu+ में जब कॉपर आयन का करेंगे तो बाहरी कक्षा जो इसके है ये हो जाएगा 0। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d10। मतलब इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मतलब ये युग्मित इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करेगा। और बेटा याद रखिएगा कि जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वह होता है क्या, रंगहीन। इसीलिए Cu+ क्या हो गया, रंगहीन हो गया। और अगर हम बात करेंगे Cu2+, मतलब 2 बार प्लस है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए 4s तो पहले से हो गया 0 और एक आ गया आपके इसमें भी 3d9। जैसा कि अगर हम भर के दिखाएं तो D कक्षा में 5 ब्लॉक बनते, 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक क्या आया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या दिखाएगा, रंगीन। क्लियर। एग्जाम में ऐसे डब्बे बना के करेंगे ऑर्बिटल जिन्हों कहते, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे।
तो इसको कॉपी कर लीजिए। अगर कोई डाउट होगा तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ओके, अगर कोई डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा बेटा। आगे बढ़ा जाए। आप स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए, बाद में कॉपी कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहा गया? आयनात्मक विश्लेषण में पोटेशियम परमैंगनेट, जैसा कि नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, और मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। बताइए, क्या ये आप जानते हैं ना पोटेशियम परमैंगनेट? क्या KMnO4 इसकी क्रिया करा रहे हम किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल। लिख लो भाई, H2SO4 तो क्या बनेगा? K2SO4। और क्या बनेगा? MnSO4। और क्या बनेगा? जल। और क्या बनेगा? ऑक्सीजन। इसके क्रिया के बाद अगर हम पाएंगे तो उनको हम अपचयित करेंगे। तो अपचायक कारक के साथ हम लोग क्या जोड़ देंगे? ऑक्सीजन। तो अपचायक कारक के साथ अगर हम ऑक्सीजन जोड़ दें, ठीक है, क्या जोड़ दें? ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा क्या? ऑक्सीकृत उत्पाद। ऊपर बैलेंस कर ले क्या? अब देखिए उधर K2 है तो यहां 2 कर लो, 2 Mn है तो 2 यहां कर लो, 2 5 10 तो 5 यहां कर लो, है ना? ये हो गया बैलेंस। बताइए, क्या यहां तक मेरे बच्चों को क्लियर है? तो यस सर में आंसर दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि आंतरिक अंतः संक्रमण तत्व क्या है? तो जैसा कि आंतरिक अंतः है तो याद आएगा कि ये F ब्लॉक का है। अब F ब्लॉक के लिए हमें याद रखना होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है में तत्व किसमें प्रवेश करे? N-2F कक्षकों में। तो ऐसे तत्वों को ही कहा जाता है क्या? अंतः संक्रमण तत्व। अब करें किन्हीं 2 लैंथेनाइड तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी लिखिए। अब लैंथेनाइड की बात हो रही है बच्चों, तो आपको बताया कि 57 से 71। तो मान लो अगर हम 57 की बात करें तो लैंथेनम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f1। बताइए, क्या यहां तक मेरे बच्चों को समझ में आया? अगर यस सर तो आंसर दीजिए, अगर डाउट है तो मुझे जरूर बताइए। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? अब आपसे कह रहा है कि इनकी ऑक्सीकरण अवस्था, तो लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 और ये 2, तो टोटल मिलकर हो गई कितनी? 3। तो अगर हम
इसकी बात करें तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो गई कितनी? 3। अब जैसा कि आप जानते हैं परिवर्तित दिखाती है, तो 3 के साथ और क्या ले लेंगे? 4। ओके, समझ में आया? तो ये हमारा हो गया क्या? अति लघु। आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या कॉपी कर लीजिए। फिर हम लोग चलेंगे लघु पे। देखिए बेटा, लघु क्वेश्चन, जैसा कि फिर से वही टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताएं बताइए। अगर हम संक्रमण तत्व की बात करें तो हमने पाया कि संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जो डी कक्षकों में प्रवेश करें, है कि नहीं? संक्रमण तत्व क्या? जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, डी कक्षक हो। अगर हम विशेषता की बात करें तो सबसे पहली विशेषता बच्चा याद रखिएगा, क्या? ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ओके, दूसरा उत्प्रेरक गुणधर्म होता है। दो हो गए। तीसरा, पहला परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, दूसरा उत्प्रेरक गुणधर्म होता है, तीसरा रंगीन आयन का निर्माण करते हैं, और चौथा आयनन ऊर्जा कम होती है। चलिए, इतनी पॉइंट आप लिख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब या तो ये क्वेश्चन है और या एक क्वेश्चन है आपके सामने, संक्रमण तत्व को समझाइए, इसकी दो प्रमुख गुणधर्म लिखिए, तो उसी के बारे में उसको डिटेल में कर दीजिए। बताइए, क्या दोनों में से कोई एक हो जाएगा? हो जाएगा तो यस सर में आंसर दीजिए। कर लेंगे ना? तो ये हम आपको दे दे रहे होमवर्क में, इसी से मिलता जुलता है। आगे बढ़ते हैं। डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण, देखिए डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण और परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करती है? अब जैसा कि बात हो अनुचुंबकीय लक्षण, तो याद करिए अनुचुंबकीय लक्षण कब प्रदर्शित होता है, परिवर्ती संयोजकता कब प्रदर्शित होता है। तो हम लोग को याद आएगा कि अनुचुंबकीय लक्षण तभी आते हैं जब इनकी बाह्यतम कक्षा में क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लिखेंगे आप डी ब्लॉक के तत्व अनुचुंबकीय लक्षण और परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि चार पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, और चारों का चारों आप याद कर लीजिएगा कि आखिर क्यों ये
अनुचुंबकीय लक्षण और परिवर्ती संयुक्तता प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहला क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण। दूसरा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण। तीसरा परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या के कारण। और चौथा कम आयनन ऊर्जा के कारण। इतने कारणों के कारण ही ये अनुचुंबकीय और परिवर्ती संयुक्तता प्रदर्शित करेंगे। अगर जैसे आपको याद होगा, हम बात करेंगे जैसे आयरन की, तो मेरे बच्चे पाएंगे आयरन में अगर 2 और 3 होता है तो 2 होता है तो इसको अस पढ़ते हैं। जैसे सुना होगा FeCl2 मतलब फेरस क्लोराइड। और तीसरा FeCl3 मतलब फेरिक क्लोराइड। नहीं, सॉरी चलता है, कॉपी करिए। ठीक है, अब एक लास्ट है क्या, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा दीर्घ उत्तरी प्रश्न। अगर दीर्घ उत्तरी की बात करें तो 3 है, कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए। सबसे पहला, संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते। कुछ देर पहले बता रहे थे अनुचुंबकीय क्यों होते हैं। अनुचुंबकीय इसलिए होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, बाह्यतम कक्ष की ऊर्जा कम होती है, इलेक्ट्रॉन का भराव होता है, संक्रमण धातु कण एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं। क्यों होते हैं? संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती है, और संक्रमण धातुएं इनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक मतलब उनके जो भौतिक गुणधर्म है वो ज्यादातर अपनी उपस्थिति से किसी अन्य तत्वों की उपस्थिति को क्या करते, परिवर्तित कर देते। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको क्लियर रहा होगा। ये छोटी सी टॉपिक है जो सभी टॉपिकों को मिलाकर दी गई है, आप इनको नोट कर लीजिए। आप पाओगे ये जो चारों टॉपिकें हैं वो 2016 से 19 के बीच में पूछे गए हैं। अगर बच्चों अब इतना तैयार कर लेंगे तो आपको डी और एफ ब्लॉक तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर फिर भी कोई डाउट्स होगा तो मुझे कमेंट और टेलीग्राम पे मैसेज जरूर करिएगा। चलो बाय बाय।